चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा ग्रीनलैंड? दुनिया ईरान करती रही, लेकिन इन सब के बीच क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर खेल कर दिया? अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम से एक बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद और उद्देश्य अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के बाद इसे अमेरिका का राज्य बनाने का कानूनी अधिकार देना है। सांसद रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बिल की जानकारी साझा की। उनका कहना है कि ये कदम रूस चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद क्या? इसके बाद संसद को राज्य बनने के लिए जरूरी सुधारों की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सवाल ये कि अगर ये बिल पास हो गया तो अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने का अधिकार पूरी तरीके से मिल जाएगा, वो भी कानूनी अधिकार। हालांकि ये बिल अभी सिर्फ और सिर्फ पेश हुआ है, इसे व्हाइट हाउस और सेनेट दोनों में पास होना है। अब कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये बहुत मुश्किल से पास हो पाएगा, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ग्रीनलैंड पर पिछले 300 सालों से डेनमार्क का कंट्रोल है। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं? ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए पैसे देने जैसे तरीकों पर भी चर्चा की है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है और ये कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। क्या ग्रीनलैंड पर यूरोप और अमेरिका आमने सामने आने वाले हैं? क्या इस टकरार से रूस मजे लेकर देख रहा है? ये भी काफी दिलचस्प पहलू है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप वर्सेस मेटे, अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक धमकी दे रहा है तो दूसरा धमकी स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के ग्रीनलैंड को अमेरिका को कब्जे में लेना ही होगा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का दबाव स्वीकार्य नहीं है, ये पूरी तरीके से मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड शानदार रियल स्टेट सौदा होगा, ये 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन इधर मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि कई यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क का समर्थन किया है। तो क्या अब एक नया टारगेट ग्रीनलैंड अमेरिका का यानी डोनाल्ड ट्रंप का बन गया है? लेकिन क्या इसे कब्जाना, इसे हथियाना इतना आसान होगा? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बिल्कुल उलट है। इसका तो उल्लंघन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका को कब्जे में लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए अच्छा है। ये हवाला और ये तर्क जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ग्रीनलैंड के लिए अहम क्यों है? ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अहम क्यों है? रूस और यूरोप पर नज़र रखना ज़्यादा आसान होगा। भाई अमेरिका जो सिर्फ आपापोखी है, जो सिर्फ अपना सोचता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी सुपर पावर, अपनी विचारधारा थोपते हुए आजकल जो ट्रंप है वो दुनिया पर नजर आते हैं। लेकिन अब अपना तर्क देखिए दे रहे हैं। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इसीलिए अहम है क्योंकि ग्रीनलैंड में खनिज तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जिसका एक इस्तेमाल जो है वो अमेरिका अपनी पूरी तरीके से व्यापारिक तौर पर करेगा। ग्रीनलैंड में तेज़ी के साथ बर्फ़ पिघलने से समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। यही तो दिक्कत आती थी ग्रीनलैंड में, एक बड़ा हिस्सा जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन अब वो भी पिघल रही है तो यहाँ से रास्ते भी खुल रहे हैं और यही मौका डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for national security,
not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland. तो ग्रीनलैंड अहम क्यों है? 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 है, इसीलिए ये काफ़ी अहम है और इसीलिए यहाँ पर नजरें गिद्ध की तरह गड़ाए हुए ट्रंप बैठे हुए हैं। अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है। ग्रीनलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है। यहाँ पर 80% हिस्से पर 80% हिस्से पर हर वक्त मोटी बर्फ जमी रहती है। तो देखिए ये तमाम जो पहलू हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रीनलैंड में पूरी दुनिया का 1/4 करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल है। ये पूरी तरीके से एक खजाना है, एक ऐसा खजाना है जिस पर पूरी तरीके से निगाहें और पूरी तरीके से नज़र जो है वो ट्रंप की है। किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। 21 लाख वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड में, लेकिन आबादी सिर्फ 57,000 है। क्यों? क्योंकि उतने हिस्से से ज़्यादा जो पूरा आप समझिए कि ग्रीनलैंड इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पर यूरोप भी समा जाए। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो सिर्फ बर्फ से जमा हुआ है, एक बड़ा हिस्सा जो बर्फीली चोटियों से जमा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर 57,000 आबादी रहती है। लेकिन अमेरिका की मंशा क्या है? क्योंकि अमेरिका तो अब बिल भी पेश कर चुका है, हालांकि इसे स्वीकृत करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब अगला टारगेट क्या है और क्या रणनीति, किस रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर आगे दिशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। इस पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। रत्नेश द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। गौरी शंकर गुप्ता जी पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूं इस मंच पर और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। लेकिन शुरुआत में रत्नेश जी आप ही के साथ कर लेना चाहती हूं। ये जो हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप की पहले धमकी देख रहे थे कि धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक वर्बल धमकी नहीं थी। अब इसको लेकर बिल लेकर आना या फिर ये एक कानून का उल्लंघन करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर देना, ये मंशा को साफ जाहिर कर रहा है ट्रंप की। जी, हम जितनी जल्दी ये समझ लें कि इस समय पिछले 1-2 साल से या 6-7 महीने से डोनाल्ड ट्रंप जिस भी बात का जिक्र कर रहे हैं वो उसके मामले में गंभीर हैं। चाहे वो वेनेजुएला की बात रही हो, उन्होंने करके दिखाया, चाहे वो हमास की बात रही हो, चाहे वो ईरान की बात रही हो, या चाइना रशिया की बात रही हो, वो तर्क ये दे रहे हैं कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका का अधिकार नहीं किया तो वो रशिया और चाइना के अधीन चला जाएगा। अब इस तर्क में कितनी सच्चाई है ये तो डोनाल्ड ट्रंप जाने। मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले चलता हूँ। डेनमार्क का अभी वो पार्ट है ग्रीनलैंड, और यहाँ तक कि वहाँ की सेना भी डेनमार्क की सेना है। और इसीलिए जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, जितनी नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब ग्रीनलैंड के फेवर में खड़े हो जाते हैं। इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है और इनका इतिहास हजारों साल पुराना है। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी तब ये नॉर्डिक, या जिन्हें कहा जाता था वाइकिंग्स, इन्होंने अमेरिका ये पहुँचे और वहाँ के लोकल इनहिबिटेंट से बहुत भयानक लड़ाई हुई। ये कई जगह जाते थे, ये वाइकिंग्स ये यूरोप भी जाते थे और नाविक अच्छे थे, लुटेरे अच्छे थे और लूटपाट करने में, मारकाट करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते थे। और समुद्री यात्रा कर करके ये बहुत दूर दूर के देशों में जाते थे। अगर वो वहाँ राज्य नहीं कर पाते थे तो वहाँ से लूटपाट करके वापस चले आते थे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से निकलते थे और ग्रीनलैंड को इन्होंने अपना दूसरा घर बनाया।
और वहीं पर ये बस गए। इसमें दो व्यक्तियों का नाम बहुत अहम आता है जो डेनमार्क से निकले थे। एक ली करके एक सज्जन है, उनका नाम आता है, एक उनके बेटे का। इन्होंने, एक ब्रिटिश जानकार बताते हैं कि जो वाइकिंग्स हैं वो इनकी दोनों की पूजा करते हैं, पिता और पुत्र की। लेकिन अब स्थिति ये है कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड ये इन्हीं नॉर्डिक प्रजातियों से बसा हुआ है। इसीलिए जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ग्रीनलैंड के फेवर में खड़े हो जाते हैं और अमेरिका को किसी भी तरह की इस तरह की हरकत करने से उन्हें चेतावनी देते हैं कि वो ऐसा ना करे, कम से कम ग्रीनलैंड को लेकर। और ग्रीनलैंड का मामला प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, आपने देखा, जो अभिन्न मित्र थे अमेरिका के, फ्रांस और जर्मनी भी, सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं बल्कि फ्रांस और जर्मनी भी प्रेसिडेंट ट्रंप का विरोध करने लगते हैं। अब ये उनकी महत्वाकांक्षा है कि कि ग्रीनलैंड, जहां डेनमार्क का अभी शासन है पिछले 300 सालों से, उस पर भी वो अधिकार जमाना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई ग्रीनलैंड वाली, ये वेनेजुएला, ईरान और गजा या हमास जितनी आसान नहीं होगी, क्योंकि वहाँ अमेरिका कभी युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, मैं सुधाकर जी का रुख कर लेती हूँ। सुधाकर जी, रूस चीन पर नजर रखना आसान होगा, ये बड़ा तर्क जो है वो ट्रंप दे रहे हैं। इसके अलावा मेटे फ्रेडरिक्सन ये कह रही है कि आपने अगर कब्जा किया, जिस तरीके से आप धमकी दे रहे हैं उस हिसाब से अगर आपने कब्जा किया, हमला किया, अटैक किया, जो भी किया, तो फिर नेटो खत्म है, यूरोपियन यूनियन पर भी बात आएगी। तो सर ये इसको जरा समझाइएगा। सुधाकर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट मेंबर्स को बधाई और शुभकामनाएं। और जहां तक आप सवाल उठाए हैं, ये सवाल का जवाब मैं इतना कहूँगा कि हाँ, संभावना है नाटो टूटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संभावना ये भी है ना भी टूट सकता है ना। बहुत कुछ हुआ है दुनिया में, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। आप अलास्का की बात करिए, उन्होंने वो खरीदा है रशिया, यूएसएसआर से। मेक्सिको के साथ जब बॉर्डर उन्होंने सेटल किया तो उन्होंने काफ़ी चंक ऑफ लैंड मेक्सिको से काफ़ी उन्होंने खरीदा है। कनाडा के साथ जब बॉर्डर सेटल किया है वहाँ से भी ज़मीन खरीदे हैं। तो ये खरीदना बिक्री करना ये चलते आ रहा है। मसला ये है कि ग्रीनलैंड की ज़रूरत क्या है, नंबर एक। नंबर दो, वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि मिनरल नहीं चाहिए। आप खुद अपना सवाल के प्रियम्बल में ये भी बताया कि 80% बर्फ़ से घिरा हुआ है। और ये भी एक अनफॉर्चुनेटली कोई भी चैनल में ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि 1951 को ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक सोवरेंटी को छोड़ के बाकी अमेरिका का काफ़ी इनिशिएटिव फैलाव के साथ वो कोई भी डोमिनेशन, नाटो मेंबर होने के नाते कोई भी हरकत कर सकते हैं। सो इसलिए उस एग्रीमेंट के विषय में कोई आलोचना नहीं कर रहे। अगर वो एग्रीमेंट है तो उसको ऑक्यूपाई करने की क्या ज़रूरत है, ये एक सवाल मैं सामने खड़ा करना चाहता हूँ। नंबर दो, क्या यह ऑक्यूपाई करेंगे कि नहीं। मेरा एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स होने के नाते मेरा रिसर्च सजेस्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ये जो करने जा रहे हैं ये आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, ये भविष्य के लिए, फ्यूचर। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदलते जा रहा है और ये बदलेगा। ये जो आर्कटिक के जो बर्फ हैं ये पिघलने लगे हैं और जो नया मैरीटाइम शिपिंग लेन्स है ये खुलते जा रहे हैं। और अभी तक जो सुएज कैनाल और इंडो पैसिफिक के बीच में से सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन गुजरते थे, पूरा विश्व का ट्रेड सुएज कैनाल के बीच में से 20% करीब जाता था, ज़्यादातर एशिया पैसिफिक की तरह। तो ये जो है, अगर आप ये वाला रूट लेते हैं, नॉर्थ सी वाला रूट, ये कहा जाता है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं
अगर केप ऑफ गुड होप या सुएज कैनाल के बीच में से कोई भी प्रोडक्ट या कंसाइनमेंट या कार्गो आप ये करते हैं, उससे आधे से कम समय में आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो पाएगा जो मार्केट में आप भेजना चाह रहे हैं। तो ये जो शिपिंग लेन, जो डिस्टेंस कम हो जाएगा, प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा। तो फ्यूचर बिजनेस जो है यहाँ पे होना है बहुत सस्ते, सुंदर और मजबूती तरीके से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास समय है, मैं व्याख्या करना चाहता हूं जी कि सर। आज के दिन में ये जो हम ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड कह रहे हैं, ये क्या है। ग्रीनलैंड, उसका जो साइज है हिंदुस्तान का साइज से करीब करीब 1.5 गुना छोटा है, नंबर एक। नंबर दो, नॉर्थ साउथ अगर लंबाई देखेंगे 2700 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट का लंबाई ज्यादा से ज्यादा 1200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन है 34,000 कोस्ट लाइन किलोमीटर है डिस्टेंस। और आज के दिन में चाइना और रशिया के जो जहाज हैं ग्रीनलैंड के कोस्ट लाइन के साथ साथ दे हैव बीन मूविंग। बट इशू वो नहीं है, इशू ये है कि आज के दिन में आर्कटिक काउंसिल अगर देखते हैं, 8 देश है जिसमें ये जो आर्कटिक है, कुछ कुछ हिस्सों में वो एक्चुअली उसका स्पीयर या उसका सर्कल डोमिनेट करता है। जो ग्रीनलैंड कह रहे हैं, ग्रीनलैंड का कम से कम 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज अंडर आर्कटिक। ये जो फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर यूएस को अपना एक सुपीरियर पावर या ग्लोबल पावर को अगर बरकरार रखना है, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अटेम्प्ट को ये करना चाह रहे हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, आज के दिन में डॉलर का डोमिनेशन 86 to 89% पीक पीरियड में था एज इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। आज के दिन में पैंडेमिक के दौरान 54% हो गया था, अभी रिबाउंड किया है टू 56 to ठीक है सर, 59%। ये पूरा गेम, मनीषा एक लाइन बोलने दो, उसके बाद देयर आफ्टर कंटिन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। ये पूरा गेम जो है डी डॉलराइजेशन का है, पूरा गेम जो है ब्रिक के खिलाफ है, पूरा गेम जो है ग्लोबल साउथ के खिलाफ है। पूरा जो गेम है उसका चुनौती अमेरिका एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना गहराई में घुसपैठ हो गया है। चाहे आप रशिया की बात करिए, चाहे आप चाइना की बात करिए, चाहे चाइना का प्रोडक्ट की बात करिए, ये अमेरिका का जो डिपेंडेंस है ये चाइना के ऊपर इतना बढ़ गया है। आज के दिन में अमेरिका का जो ट्रेजरी, जो डेट है $38 ट्रिलियन ठीक है है, सर। उसमें से एक समय था चाइना का जो डेट वाला जो बॉन्ड है वहां का ट्रेजरी का 3.3 ट्रिलियन वो हुआ करता था। आज के दिन में चाइना ने धीरे 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 पैसा हटा के वहां से $746 बिलियन कर दिया। ठीक है क्यों सर, निकाल? मैं गौरी शंकर गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। गौरी शंकर गुप्ता जी, क्योंकि बिल पेश होना, हालांकि वो कितना मुश्किल होगा उसे एग्जीक्यूट हो पाना, क्या बिल पेश कर देने भर से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो हम करके रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरत भी पड़ी तो फिर बल प्रयोग भी किया जाएगा, सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे अमेरिका नहीं हटेगा। क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान हो पाएगा? मनीषा नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के बारे में जब से इन्होंने प्रेसिडेंसी का चार्ज लिया है उसी दिन से इसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 इन्होंने फ्रंट खोले थे, एक उसके अंदर ग्रीनलैंड सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट था, और ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का बेस ऑलरेडी है। ट्रीटी के हिसाब से अमेरिका का काफ़ी बड़ा वहाँ पर बेस है और वो प्रैक्टिकली अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन पिछले 100 साल में अमेरिका और डेनमार्क के बीच में कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिका इसको लेना चाहता था। वो सोवरेनिटी लेना चाहता है, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं बल्कि उसके ऊपर अपना एक पूरा का पूरा सोवरेन कंट्रोल करना चाहता है। और उसका उद्देश्य यह है कि नेटो आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, और हो सकता है कि अमेरिका और रूस की शक्ति चाइना और रूस की शक्ति आगे जाके बढ़ जाए और वो दोनों के दोनों इसके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करें। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनका पूरा का पूरा एक सोवरेन कंट्रोल इस टेरिटरी के ऊपर हो जाए। ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण टेरिटरी है क्योंकि इससे पूरा आर्कटिक और पूरा यूरोप कंट्रोल होता है। और अब आप जानते हैं कि अभी
क्लाइमेट चेंज की वजह से जगह जगह बर्फ पिघल रही है। तो यहाँ ग्रीनलैंड में भी बर्फ पिघलने के बाद हो सकता है कि यहाँ हैबिटेशन बहुत बढ़ने की चांस है, फिर वहाँ करोड़ों लोग रह सकते हैं, और सुधाकर जी ने भी नेविगेशन यही की जिक्र किया फैसिलिटी हो कि जो जाएगी। जियोपॉलिटिकल पूरा सिनेरियो है वो किस तरीके से बदल रहा है। यही मौका और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ट्रंप जो है वो पूरा भसरक जो प्रयास है, जो कोशिश है वो कर रहे हैं। बहरहाल आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। ईरान में प्रोटेस्ट के बीच पहली फांसी का ऐलान हुआ है। 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को फांसी होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ आवाज उठाने के ऊपर इरफान सुल्तानी को सजाए मौत सुनाई गई है। एंटी खामेनेई प्रदर्शनों के बीच सुल्तानी को फांसी हो रही है और ये तैयारी अब वहां पर की जा रही है। 8 जनवरी को सुल्तानी को गिरफ्तार किया गया था। यही आरोप था कि एंटी खामेनेई कैसे हो गए प्रदर्शन में। 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को फांसी होने वाली है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तो 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को फांसी होगी, ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। दरअसल ईरान में प्रोटेस्ट के बीच फांसी का ऐलान हुआ है। खामेनेई विरोधी इरफान सुल्तानी को सजाए मौत। इसके बाद बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं कि क्या खामेनेई के खिलाफ बोलना सीधा जान को जोखिम में डालने जैसा हो गया है, या फिर आप अगर जान की परवाह नहीं करते हैं तो फिर आप बोलिए खामेनेई के खिलाफ। यानी लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। एक अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसके तहत प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता होती है या अधिकार होता है, आप प्रदर्शन तो सड़कों पर करवा रहे हैं। खामेनेई अपने समर्थकों को भी उतरवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जो खामेनेई के खिलाफ बोलेगा उसको सीधा फांसी की सजा ही सुना दी जाएगी। रत्नेश जी, ये एंटी खामेनेई प्रदर्शनों के बीच अगर खामेनेई के खिलाफ बोल दिया तो फिर फांसी की सजा, ये गहरा चिंतन विषय है सर। देखिए, कल भी मैं इस डिबेट में ये बात कह रहा था कि अमेरिका पूरा मौका दे रहा है ईरान को गलतियों पर गलतियां करने का, और करीब 600 से ज़्यादा जो अभी तक इंफॉर्मेशन थी, जो प्रोटेस्टर्स थे वो मारे गए थे और वहाँ पर लगातार उग्र प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं शाह के बेटे रजा पहलवी। ऐसे में ये खबर जो आ रही है कि फांसी की सज़ा एक प्रोटेस्टर को देने का ऐलान किया गया है, ये आग में घी का काम करेगा और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है ईरान में, जहाँ पर सारी चीज़ें वो जितना ही प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश करेंगे वो और उग्र होता जाएगा। और ये काम एक प्रोटेस्टर को फांसी की सज़ा सुनाना, और जैसे आप कह रही 14 जनवरी को दिन मुकर्रर किया गया है फांसी देने के लिए, ये प्रोटेस्ट को और बड़े पैमाने पर वायलेंट बनाएगा जिसकी आशंका है, और ये खामेनेई के लिए और ज़्यादा खतरे बढ़ जाएंगे। अमेरिका ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा है क्योंकि वो कह ही चुका है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा ही है कि अगर कहीं भी गोलियां चलें सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तो अमेरिका मजबूर हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था पहले भी, अमेरिका सक्षम है, वो कभी भी ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने के लिए सक्षम है। वो करता है या नहीं? गौरी शंकर गुप्ता जी, ये फांसी की सजा का ऐलान होना, डेट भी फाइनलाइज कर दी है। 14 जनवरी को सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अमेरिका ने 2 टूक शब्दों में धमकी दी थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये 2 टूक शब्दों में अमेरिका ने कहा था कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई या फिर उस पर गोली चली या हमले हुए तो फिर हम सीधे तौर पर अटैक करेंगे और पूरी तरीके से हमला करेंगे। लेकिन इतने लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद फांसी की सजा सुनाए जाना, अमेरिका का क्या स्टैंड होगा? अब ट्रंप का क्या अगला एक्शन होगा? है कि अभी 600 नहीं, अभी न्यूज ये है लेटेस्ट जो एक्चुअली ईरानियन मीडिया ने दिया है कि 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और कुछ लोगों का स्पेकुलेटिव न्यूज है कि ये नंबर 3000 के आसपास है। तो अगर एक व्यक्ति को उसमें फांसी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं। बहुत सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियां अनातुत चलाए चले जा रहे हैं। तो ये फांसी की सजा का मेरे को नहीं लगता कि कोई इसका असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा तो वो रेजिम के अगेंस्ट में ही पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को इस तरह से फांसी की सजा दे सकते हैं, लेकिन इससे लोग और भड़केंगे
और रेजिम के अगेंस्ट में और बड़े प्रदर्शन होंगे। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का अभी 15-20 मिनट पहले एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान के साथ अब जो बातचीत करने की सिलसिला चल रहा था उसको बंद कर दिया है और हम और एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। अभी अभी ये लेटेस्ट ट्वीट है। तो अभी यूएस की क्या स्थिति होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा विचार ये है कि यूएस अब इस रेजिम को हटाने के बाद ही चैन लेगा। अब वो नहीं चाहेगा कि इस रेजिम के साथ कोई समझौता किया जाए। इसमें परेशानी एक ही चीज की है कि जो ओपोजिशन में जो लोग हैं क्योंकि खामेनी खुद उनके पास ये कोई नैरेटिव बना रहे हैं ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे, कि चाहे कोई कितना ही बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, खामेनी का शासन, खामेनी की सरकार तो झुकने वाली नहीं है। इसी के एक मैसेजिंग वर्ल्ड वाइड वो देने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए उसके लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।